नमस्कार सरला जी। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने व्यवसाय योजना या बिजनेस प्लान की जरूरत और अहमियत के बारे में विस्तार से जाना। साथ ही हमने कृषक उत्पादक संगठन की 2 केस स्टडी के उदाहरणों के जरिए कारोबार योजना की आवश्यकता भी समझने की कोशिश की। इस सत्र में हम एक मॉडल के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसे बिजनेस मॉडल कैनवास कहा जाता है। इस मॉडल में 9 अलग अलग घटक हैं जो हमें अपने कारोबार को समझने में मदद करते हैं। यह तो बहुत अच्छा रहेगा। यह कुछ नया है सरला जी। तो विनोद जी, सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल के कैनवास में उत्पाद विशेषता यानी वैल्यू प्रोपोजिशन घटक को देखेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन उन उत्पादों और सेवाओं का वर्णन करता है जो एक विशिष्ट ग्राहक वर्ग के लिए वैल्यू पैदा करता है। हमारे एफपीओ के मामले में हमें उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्टता को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है, और ये भी सुनिश्चित करता है कि वे हमारे ग्राहकों, थोक खरीदारों, निर्यातकों, कृषि व्यवसायियों के लिए क्यों आवश्यक है। आदर्श रूप से वैल्यू प्रपोजिशन हमारे उत्पादों या सेवाओं को हमारे प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। विनोद जी, अगला नंबर आता है ग्राहकों का। यह लोगों या संगठनों के उन समूहों को परिभाषित करता है जिन तक पहुंच बनाना व सेवा प्रदान करना एक उद्यम का उद्देश्य होता है। विनोद जी, ग्राहकों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। उद्यम के उत्पाद या सेवा के प्रकार के आधार पर ग्राहकों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि आयु या आर्थिक वर्ग। धन्यवाद सरला जी। विनोद जी, ग्राहक से संबंध को समझने के बाद अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि कौन से चैनल हैं जिनके जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं। इस खंड में कृषक उत्पादक संगठन को उन तमाम चैनलों का उल्लेख करना चाहिए जिनके माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है। इस खंड में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अंतिम पायदान पर खड़े ग्राहक तक उत्पाद या सेवाएं कैसे पहुंचाई जाएं। सीधे या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट चैनल से। विनोद जी, ग्राहकों के साथ साथ हमें ग्राहक संबंध के बारे में भी समझने की जरूरत है। मतलब, कैसे हमारा एफपीओ विभिन्न ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध रख सकता है। उदाहरण के लिए, ग्राहकों को बनाए रखने के लिए बिक्री के बाद सेवा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ग्राहक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां और भी हैं, जैसे कि गारंटीकृत सेवाएं और उत्पादों और सेवाओं की सुविधाजनक डिलीवरी। एक एफपीओ को यह परिभाषित करना चाहिए कि वो अपने ग्राहकों के साथ संबंध कैसे बनाए रख सकता है। विनोद जी, अब हम देखेंगे कि हमारा कृषक उत्पादक संगठन कौन से मुख्य काम करता है। हमें एफपीओ द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों या सेवाओं से संबंधित सभी प्रमुख गतिविधियों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इन गतिविधियों का उल्लेख इस खंड में किया जाना चाहिए। विनोद जी, मुख्य गतिविधियों को समझने के लिए हमें कृषक उत्पादक संगठन के पास इनके लिए उपलब्ध मुख्य संसाधनों को समझना होगा। हमें नामित गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान और मानचित्रण करना होगा। संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं: कच्चा माल, मानव संसाधन, लाइसेंस, प्रमाणन आदि। प्रमुख गतिविधियों को करने के लिए एफपीओ को विभिन्न संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होगी। यह सहयोग वित्त, तकनीकी सहायता, विशेषज्ञता या अन्य रूप में हो सकती है। इसलिए सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएं हमारे प्रमुख भागीदार हैं। ये भागीदार वे व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो हमारी गतिविधियों और संसाधनों का समर्थन करते हैं। और विनोद जी, हमें ऐसे प्रमुख साझेदारों की भी पहचान करनी चाहिए जो कृषक उत्पादक संगठन को उसकी जरूरत के मुताबिक संसाधनों और गतिविधियों के लिए मदद उपलब्ध करा सके। विनोद जी, हमें इन साझेदारों को समझने और उनके साथ जुड़ने की भी आवश्यकता है।
ये भागीदार एजेंसियां सरकारी अथवा निजी या दोनों हो सकते हैं। विनोद जी, प्रमुख गतिविधियों, प्रमुख संसाधनों और प्रमुख भागीदारों की पहचान करने के बाद ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें और जानना चाहिए? सरला जी, मुझे लगता है कि हमें यह भी जानना चाहिए कि यह सब कितना किफायती है। बिल्कुल ठीक। विनोद जी, आप सही कह रहे हैं। एफपीओ को अपने कार्यों को करने के लिए सभी लागतों का आकलन करना चाहिए। लागतों की सूची तैयार करने के बाद उन्हें फिक्स्ड कास्ट व वेरिएबल कास्ट में विभाजित करना चाहिए। तो विनोद जी, आइए बिजनेस मॉडल कैनवास के सभी 9 खंडों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मध्य में उत्पाद विशेषता यानी वैल्यू प्रपोजिशन घटक, फिर दाईं ओर ग्राहक, उसके बाद घटक हैं कस्टमर रिलेशनशिप या ग्राहक से रिश्ता, तथा चैनल। अब हम बाईं ओर देखते हैं मुख्य गतिविधियां, मुख्य संसाधन और मुख्य साझेदार। आखिरी में सबसे नीचे कारोबार की लागत तथा आय। तो इस प्रकार हमारा बिजनेस मॉडल कैनवास इन सभी 9 खंडों से मिलकर बनता है। तो विनोद जी, अब आप बिजनेस मॉडल कैनवास के बारे में जान चुके हैं। आपने क्या समझा? क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं? जी सरला जी, बिजनेस मॉडल कैनवास एफपीओ के मुख्य व्यवसाय मॉडल पर प्रकाश डालता है। बिजनेस मॉडल कैनवास फ्रेमवर्क एफपीओ की लाभप्रदता को निर्धारित करने के लिए दिशा प्रदान करता है।